नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपके बीच एक बार फिर। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है नशा। जी हाँ, नशे कई तरह से समाज को खोखला कर रहे हैं। घर घर में, जिन घरों में नशे की आदत है, उस परिवार की मनःस्थिति क्या होती है, वहाँ पर किस तरह से उन्हें आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, और महिलाओं को और घर के बाकी सदस्यों को किन किन हालात का सामना करना पड़ता है, ये सब तो हम सब जानते हैं। ये बातें किसी से छुपी नहीं हैं। और जहाँ तक बात है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, आप देख रहे हैं कि ये संस्थान अलग अलग मंच पर लोगों की समस्याओं से लड़ता है, उनको समाधान बताता है। आज हमने अपने स्टूडियो में जिन्हें आमंत्रित किया है वो इसी विषय पर काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। हमारे बीच हैं बीके स्वाति दीदी, छत्तीसगढ़ से। दीदी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। किस तरह से आपने सोचा कि नशे पर काम करना चाहिए? क्या इस तरह की महिलाएं आपके सामने आई? कैसे आपको लगा कि नशा भी एक तरह से समाज को खोखला कर रहा है? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस विषय पर काम करने के लिए आपने कैसे, आपके दिमाग में ये चीज़ें आई दीदी? सर्वप्रथम तो अगर आज देखें जी, तो आज व्यसन हर एक के घर में घुस चुका है जी। एक ये ऐसा हमारा दुश्मन है जी, कि आज इसको हम एक अपने समाज का एक स्टेटस मानते हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो। आज के हम यंगस्टर्स को देखते हैं तो वो आज स्मोकिंग करना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें जैसे उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे स्टेटस को थोड़ा आगे कर रहा है या आगे हमको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि वो एक ऐसे दलदल की तरह है कि जब व्यसन कभी भी शुरू करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो ये सोच करके नहीं करता है कि मेरे को हमेशा के लिए करना है। उसके अंदर ये विचार रहता है कि मैं जब चाहूँगा तब इसे छोड़ दूंगा। लेकिन वो धीरे 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 उसके जीवन में ऐसा वो जहर घुलता जाता है कि फिर उसके बाद उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। जी। और उसका सबसे सीधा प्रभाव उसके घर के सदस्यों पर पड़ता है। जी। क्योंकि जो भी व्यक्ति नशा करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो झूठ बोलना सीखता है। हाँ। क्योंकि कभी भी अगर जब वो शुरुआत करता है तो अपने माता पिता के सामने बैठ के कभी नहीं करता है, अपने परिवार वालों के बीच में बैठ कर के कभी नहीं करता है। पहले वो झूठ बोलेगा, फिर चोरी करेगा, और फिर उसके बाद जब उसके माता पिता उसको डांटना करना शुरू करते हैं, उनको पता पड़ता है कि उनका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो फिर उस टाइम पे वो वहाँ पे फिर झूठ बोल करके और छिप करके कार्य करना शुरू करता है। धीरे धीरे जब उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद तो फिर वो किसी से भी नहीं डरता, माता पिता से तो फिर भी एक डर रहता है, लेकिन उसके बाद तो अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से तो उसको कोई डर नहीं होता है। लेकिन अगर देखें इन सारी चीज़ों का प्रभाव, तो घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटी है तो बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में या बहन के रूप में देखती है कि भाई उसका पिता नशा कर रहा है या उसका भाई नशा कर रहा है। घर का माहौल इस तरीके से होता है। जब वो बड़ी होती है, शादी होती है, तो अगर उसका पति नशा करता है या उसके फिर बच्चे नशा करते हैं, तो कुल मिला के इन सारी परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा तकलीफ जिसको होती है वो माताओं बहनों को होती है, बचपन से ही जो चीज़ों को देखते हैं। और ऐसे टाइम पर, क्योंकि आज हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं कि जिनके घर में नशा होता है और वो अपनी बेटी को अपने घर में नहीं छोड़ सकती है। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आज जब व्यक्ति नशा करता है तो वो ये भी नहीं पहचान पाता है कि वो उसकी बेटी है, बहन है, पत्नी है, कौन है। उसकी पूरी तरीके से जो उसकी विवेक शक्ति होती है वो खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आज हमारे पास में ऐसी माताएं बहनें आती हैं जिनकी 10-10, 12-12 साल की बेटियां हैं, वो अपने घर में अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकती हैं। माहौल ऐसा होता है, आसपास का वातावरण ऐसा होता है कि चाह करके भी कि भाई कल क्या अनहोनी हो जाएगी नहीं मालूम है। तो ये सारी परिस्थितियाँ आज हमको इस चीज़ के लिए जागृत होने की बहुत आवश्यक है कि आज हम इसको
किस चीज़ को हम आज अपनी सोसाइटी में समझ रहे हैं कि ये हमारा स्टेटस है, जी। लेकिन वो स्टेटस नहीं है, वो तकलीफ आज नहीं तो कल हमें ही होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि आज समाज में इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, लेकिन आज हर वर्ग का व्यक्ति इस नशे से ग्रसित है। जी जी जी। तो इसके लिए हमें लगता है कि नहीं, कुछ इनके लिए ऐसा प्रयास किया जाए ताकि ये जो सामाजिक बुराई है इसे हम इनसे दूर कर सके। जी जी। तो किस तरह के प्रयास आपने किए और किस तरह के रिजल्ट आपके सामने आए? कहाँ से शुरुआत की आपने? इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नशे में डूब चुके हैं उनको वापस से कम बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसके एडिक्ट हो चुके हैं कि उन चीज़ों से छुड़ा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि जो आज के यंगस्टर्स हैं या किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनको हम उस बुराई में जाने से बचाएं। जी। तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके से अभियान चलाते हैं, शिविर रखते हैं, उनको मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। एक्चुअली नशा करता क्यों है कोई व्यक्ति, जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कई बार घर का वातावरण ऐसा होता है। आज हम देखते हैं, पहले हमारा एक जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होता था जिसमें माता पिता दादा दादी सब होते थे जी। तो बच्चों को एक बहुत अच्छी परवरिश मिलती थी। जैसे जब छोटा बच्चा होता था तो वो शाम होते ही अपने दादा के साथ में घूमने के लिए जाएगा, उसके दादा उसको मंदिर लेकर के जाते थे, मंदिर में जा कर के उसको दंडवत प्रणाम करना सिखलाते थे कि ऐसा प्रणाम करना चाहिए, और फिर वो बच्चा भी वही चीज सीखता था। उसके पॉकेट से पैसा निकाल करके बच्चों से डलवाते थे कि भगवान की गोलक में इसे डालो, तो बच्चा वो सीखता था। क्योंकि अगर यदि मान लो पहले दिन दादा उसको लेके गए, दूसरे दिन अगर वो दादा नहीं भी जाएंगे ना तो वो फिर से बोलेगा चलो ना वहाँ जाना है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो एक संस्कार मिलता था। आज क्या हो गया है, आज अकेले अकेले रहते हैं, परिवार में इतना टेंशन रहता है, बाहर का इतना तनाव रहता है, बिजनेस में या जॉब में हर जगह स्ट्रगल है। अब वो घर आता है तो उसको लगता है थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ, उसको नहीं मालूम कि मैं किस तरीके से रिलैक्स हो सकता हूँ। तो वो सोचता है शायद थोड़ा सिगरेट पी लूँ तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, थोड़ा एक दो पैक ले लूँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो वो क्या करेगा, बच्चे को बोलेगा जा बेटा तू सिगरेट लेके आना, तू मतलब जो भी अपनी चीज़ें मंगा रहा है नशे की। तो अब बच्चा वो चीज जाता है, देखता है पापा ऐसे करते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। हाँ, वो तो सच हो गया ना। वो तो माता पिता जो करेंगे बच्चे के लिए वो एक सच हो जाता है। कहा भी जाता है कि परिवार इंसान की पहली पाठशाला होता है। ये सही कहा आपने। जी जी, क्योंकि परिवार में जो देखता है बच्चा वही चीज सीखता है। परिवार उसकी पहली पाठशाला है। अब परिवार से निकल करके जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पहले के ज़माना होता था कि अगर यदि मान लो 25-30 साल के बाद अगर नशा कर रहे हैं तो फिर भी चलो थोड़ा समझ में आता था कि कॉलेज में जाकर के बच्चे सीख रहे हैं। जी जी। आजकल तो 5th-6th में बच्चे होते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर में भले वो माहौल नहीं है, बाहर उसको वो माहौल मिलता है। तो वो छोटे छोटे बच्चे ही इतनी गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो उनके लिए हम उनको ये बताते हैं कि नशा किस तरीके से आपके जीवन को और आपके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। जी जी। आपको अगर, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक मनोरंजन है, मनोरंजन के और बहुत सारे, क्योंकि अंदर से जब हम खाली होते हैं तो बाहर खुशी की ढूंढते हैं। सही कहा आपने कि शायद हमको यहाँ से खुशी मिलेगी, कुछ बाहर घूमने से खुशी मिलेगी, या कुछ ये पीने खाने से खुशी मिलेगी। लेकिन जब अगर यदि मान लीजिए आत्मा अंदर से शांति का अनुभव कर रही है, अंदर से खुशी का अनुभव कर रही है, तो फिर वो बाहर इन चीज़ों को नहीं ढूंढेगी। तो हम उनको उन चीज़ों को कि किस तरीके से हम मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर हम शांति को, शक्ति को, खुशी को, प्रेम को हम ला सकते हैं। क्योंकि आज बाहर ढूंढ रहे हैं ना इन सारी चीज़ों को। प्रेम चाहिए तो बाहर चाहिए, खुशी चाहिए तो बाहर चाहिए। तो लेकिन अगर यदि मान लीजिए हम अपने आप में इतना अपने आप को समझ सकें कि नहीं हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं और उस चीज़ को अनुभव कर सके, तो स्वतः ही फिर धीरे धीरे करके मेडिटेशन के थ्रू और हमारी जो थोड़ी काउंसलिंग भी होती है उनके द्वारा, तो वो धीरे धीरे करके फिर नशा छूट जाता है उनका। तो किसी तरह के कोई सवाल भी होते हैं उनके, वो आपसे किस तरह के सवाल पूछते हैं
कि मतलब ये जो है आप किस तरह से हमें छुड़ाएंगे, या बताते हैं कुछ कि इसलिए हमने ये नशा किया, या फिर जिस तरह के आप उनको प्रैक्टिस कराते हैं वहाँ पे सेमिनार्स में? सबसे पहली बात तो नशा छोड़ने के लिए उसकी खुद की इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें आती हैं कि किसी के पति शराब पी रहे हैं, तो किसी का बेटा, तो किसी का भाई। तो आज देखिए, आज अगर देखा जाए तो हमारी ये जो संस्कृति बनी हुई है, आज जो माँ होती है या पत्नी होती है या बहन होती है, तो अपने भाई के लिए, कभी अपने बेटे के लिए, कभी अपने पति के लिए कितने व्रत उपवास करती है कि वो स्वस्थ रहे, उनकी लंबी आयु हो। कभी बेटी के लिए कोई व्रत उपवास नहीं होता है, या कभी कोई पिता अपनी बेटी के लिए कुछ करे, ऐसा नहीं है। माताएं बहनें ही आज इन सारी चीजों के लिए करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, अगर यदि मान लो थोड़ा सा अगर मुंह में अगर वो मिट्टी भी डाल लेता है, 2 थप्पड़ मार के माँ उसके मिट्टी निकाल देती है उसके मुंह से। बिल्कुल। मतलब आज माँ अपने बच्चे के लिए कितनी केयर करती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, मुंह में गुटखा खा के पड़ा रहता है, मुंह से बोल नहीं पाता है, तो वो सारी चीजों को देख करके उस माँ के ऊपर या उस बहन या उस पत्नी के ऊपर क्या बीतती है, बहुत तकलीफ होती है। तो उन चीजों को समझे कि आज उनका जीवन अगर देखा जाए तो माताओं बहनों का जीवन क्या सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल जी, सही। और ना केवल वो ये नशा करते हैं, बल्कि पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं। फिर मजबूरी में माताओं को ही बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, घर की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, क्योंकि माताएं बहनें जाकर के किसी के घर में बर्तन मांजेंगी, किसी के घर में खाना बनाएंगी, ये सारे काम करके वो अपने बच्चों को भी पालती हैं और घर भी चलाती हैं। और वो जो पति है वो आकर के मारपीट करके उसका जो बचा हुआ पैसा रहता है वो भी लेकर के चला जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रतिशत है ऐसे लोगों का समाज में आज। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और हर वर्ग, मतलब न सिर्फ एक वर्ग की बात है, लेकिन हर वर्ग इससे ग्रसित है। आज हमारे पास इतनी सारी माताएं बहनें रोते हुए आती हैं कि हम क्या करें, लेकिन जैसे होता है ना, अगर डॉक्टर के पास पेशेंट को ही जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। आज कितनी भी हम घर ले जाके दवाइयां दे दें, लेकिन जब तक अगर वो खुद ही अगर उस दवाई को नहीं लेगा, तब तक वो नहीं स्वस्थ हो सकता, और दवाई भी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो उसी तरीके से जब तक उसकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी कि मुझे ये छोड़ना है, क्योंकि होता है कभी परिवार का माहौल ऐसा मिल गया, या कभी संघ का प्रभाव ऐसा हो गया, कोई दोस्ती यारी ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से वो इस गलत रास्ते पे चला गया, तो कभी भी लेट नहीं होती है। जब जागे तभी सवेरा। तो वो जब जागृत हो जाए और जिस टाइम उसके अंदर में ये इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, मुझे ये व्यसन को छोड़ना है, मुझे भी एक समाज में अच्छा नागरिक बन करके अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है, तो जिस दिन उसके अंदर में ये आत्मशक्ति आ जाती है, तो स्वतः ही वो सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है फिर। तो आप समाज में एक नई खुशी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारी तो वैसे भी मैंने देखा है कि अलग अलग मंच से समाज की ऐसी कुरीतियों पे, या जो समाज को तंग कर रही हैं चीज़ें, आप लोग उन पे समय समय पर काम करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल शायद गवर्नमेंट से आपको अवार्ड भी मिला है इसके लिए, आप बताइए उसके बारे में भी। ऐसे तो बहुत टाइम से हम ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। उसमें हमारा व्यसन मुक्ति के लिए है, जल बचाओ अभियान चलाते हैं। क्योंकि आज देखते हैं कि देखिए, आज अगर हमारे पास से पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें भी खत्म हो जाए, तो हम अपने जीवन को खत्म होना नहीं समझेंगे, लेकिन उनसे भी अमूल्य है जल। अगर हमारे पास नहीं है, तो हम मतलब 4 दिन भी उसके बिना कल्पना नहीं कर सकते। जल है तो जीवन है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जो हमारी माताएं बहनें हैं, अगर वो इसके लिए जागरूक हो जाए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करते हैं कि हम जा करके फैक्ट्री में कैसे पानी बचाएं, या खेती हो रही है तो वहां पे कैसे पानी बचाएं, क्योंकि वो सारी चीजें तो बहुत बड़े स्तर पे कार्य होता है। लेकिन अगर हम दैनिक जीवन में अगर इन चीजों को अपना करके, जो सुबह से लेकर रात तक हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें हम अपनी इस प्रकृति के संसाधन का अगर बचत करते हैं, तो वो बहुत अधिक हम बचत कर सकते हैं। जैसे कई बार लगता है ना कि एक मेरे अकेले करने से क्या होगा, लेकिन हमारा वो एक एक का प्रयास पूरी एक माला बना देता है। जैसे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक राजा था और उसने कहा कि
कल अकाल पड़ गया, राज्य में अकाल पड़ गया, तो उनके गुरु ने कहा कि आपके ये जो राज्य में जो कुआं है, तो अगर उसे गांव के जो जितने भी घर हैं, तो उस घर का एक एक व्यक्ति एक एक लोटा ला करके, हर एक घर से एक एक लोटा दूध उसमें ला करके डाला जाए, तो यहाँ से अकाल खत्म हो जाएगा। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भाई जो भी घर, जितने भी घर हैं, सबको एक एक लोटा दूध ला करके वहाँ पे डालना है। तो वो रात का टाइम था, रात में सभी ने आकर के लोटा लोटा दूध डाला। अब जब सुबह हुआ तो सुबह देखे तो पूरा जो कुआं था वो पानी से भरा हुआ था। तो फिर उसके बाद बोले कि भाई ये पानी से कैसे भरा, तो सभी को लगा कि अरे मैं तो एक लोटा पानी डाल रहा हूँ ना, बाकी सब तो दूध डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसी तरीके से हमें लगता है एक मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा, लेकिन एक एक के प्रयास से बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए अगर यदि मान लीजिए हम सुबह से लेकर के रात तक जो हमारी दिनचर्या चलती है, चाहे हम ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, जो भी ये सारी चीजें करते हैं, तो अगर यदि मान लीजिए हम एक घर में अगर देखें तो प्रतिदिन हम 750 से 800 लीटर पानी बचा सकते हैं। जी बिल्कुल बचा सकते हैं। आज हमें ये बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो हम शायद उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन जहाँ पे इतनी दूर दूर से पानी सिर पे उठा के लेके आना होता है या खरीद के लेके आना होता है, जहाँ पे पीने के लिए 2 टाइम पानी नहीं मिल पाता है, तो वहाँ की परिस्थितियों को हम देखें, समझें। नहीं, कोई भी देखिए संसाधन है जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, अगर हम उनका उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर है वो खत्म हो ही जाएंगे। बिल्कुल, और अगर हम उसकी उचित उपयोग करते हैं और उसकी बचत करते हैं, तो कल वो हमारी भी रक्षा करेगा। बिल्कुल करेगा। आज हम उसकी रक्षा करेंगे तो कल जब ऐसी परिस्थिति होगी और किसी के पास पानी हो ना हो, लेकिन हमें पानी की बचत नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, हमें कमी नहीं होगी। देखिए अगर हमारे बुजुर्गों ने भी यही सोचा होता कि आज हम पानी को या किसी भी संसाधन को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं या कल के लिए नहीं बचाएंगे, तो आज हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम भी सोचें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है, तो ये आई थिंक सबसे बड़ा ये गिफ्ट होगा हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे, अगर आज हम संसाधन का सोच के उपयोग करेंगे। तो हम बात कर रहे थे नशे की, तो दीदी अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो लाभ लेके गए हैं आपसे? ऐसे हजारों लोग हैं, और जो इससे पहले आप अवार्ड वगैरह की भी बात कर रहे थे, प्लीज। तो इसके लिए हमें नारी रत्न का अवार्ड छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय अनुसुईया उइके जी, महामहिम अनुसुईया उइके जी से मिला था, और उसके अलावा फिर और भी अनेक अवार्ड मिले हैं। तो ये तो सेवाएं होती ही रहती हैं, और फिर उसके बाद अभी हमारा ये उद्देश्य है कि हम जितने लोगों को हम इसके लिए जागृत कर सके, न सिर्फ बिलासपुर छत्तीसगढ़, लेकिन आसपास के और भी जहाँ जिनसे हम संपर्क में आते हैं, तो उनको हर एक को कि हमें किस तरीके से अपने समाज को बचाना है, अपनी युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाना है, क्योंकि उनका भविष्य हमारा भविष्य है। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए हम हर एक को इसके लिए जागृति लेकर के आते हैं, और हर एक से सहयोग की अपेक्षा भी है। नहीं, बिल्कुल सब आपके साथ आएंगे, क्योंकि ये तो बहुत सबके सहयोग से ही हम समाज को बदल सकते हैं। तो इसके लिए आप फिर क्या मतलब मोहल्ले वगैरह में जाते हैं बातचीत करने के लिए? जी, हम ये अलग अलग कैंप लगाते हैं, जिसमें सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठे करके, और स्पेशली जहाँ पे ये सबसे ज्यादा होता है, और उसके साथ हम गवर्नमेंट से मिलकर के ये कार्य करते हैं। गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया है, तो उन्होंने बिल्कुल देखा है, और गवर्नमेंट इसमें बहुत सहयोग करती है। वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए बहुत जागरूक है। और फिर वहाँ पे हम जाकर के स्कूल्स में जाते हैं, कैंप्स करते हैं, कॉलेजेस में एनएसएस के जो कैंप लगते हैं वहाँ पे जाते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसे ज्यादा, और क्योंकि जहाँ पे व्यसन है वहाँ पे चोरी ज्यादा होती है, वहाँ पे हिंसा ज्यादा, क्राइम ज्यादा होता है, तो इसलिए ऐसे मोहल्लों में जाकर के उनको थोड़ा जागृत करना और उनको बताना, और उससे ज्यादा कि अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको वापस से लेकर के आना। तो ये सारा कार्य भी चल रहा है। बहुत सुंदर प्रयास। मैं समझती हूँ कि सरकार तो अपनी तरीके से ये सब कोशिश करती रहती है, कई तरह की योजनाएं भी बनाती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर इस पर काम नहीं होगा तो वो योजनाएं फाइल में ही रह जाती हैं। सबसे मेन चीज इसके साथ में ये है कि हमको उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि एक हमारे सेवा करने का जो भाव है, अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, और हाँ। बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जी जी जी, नहीं बहुत ऐसे बहुत सारे हमारे पास यूथ हैं कि जो राजयोग मेडिटेशन सीखने के बाद आज उनका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। जी जी। और आज वो एक अच्छे राजयोगी बन करके और एक अच्छा यूथ बन करके औरों के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है आज उनको। जी जी। तो नहीं, बहुत सुंदर प्रयास दीदी। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आप ऐसे ये कोशिश कर रहे हैं, मैं समझती हूँ हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैं वो भी इस तरह के प्रयास करें। तो मैं, क्योंकि हर जगह आज तो नशा व्याप्त है, हर जगह स्लम्स में आप जाइए, कहीं भी जाइए, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे एरियो में है। तो हम समझते हैं, क्योंकि जब हम कुछ बगैर लिए कुछ काम कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। लोग समझते हैं कोई लालच नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनकी बात सुनें। तो बहुत सुंदर प्रयास आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। शुक्रिया दीदी, इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज की इस सारी बातचीत से आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिला होगा और आप निसंदेह सोचेंगे कि नशा किस तरह से समाज को खोखला कर रहा है। आइए हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, तो एक दिन हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही एक विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।